Good morning, all of you. Welcome again in the next part of the objective practice set of the chemistry for the different competitive exams. Initially, we have started that objective practice set with a very basic questions. बेटा शुरू में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ये थोड़े बेसिक होंगे शुरू के प्रैक्टिस सेट के अंदर, ताकि आपके जो मन के अंदर जो थोड़ा आपका डर होता है केमिस्ट्री के लिए वो ताकि थोड़ा दूर हो जाए। तो पहले सिंपल टाइप के आपके क्वेश्चन लेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके बेसिक बुक्स के अंदर होंगे। इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आप बेसिक बुक जो आप इवन जब अपनी IAS की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए मस्ट होता है, और अपनी GK GS की तैयारी करें तो भी आपको 9th 10th 11th 12th की आपकी NCERT की बुक आपको पढ़नी ही पड़ती है। जिन बच्चों की उस चीज से प्रैक्टिस थोड़ी हट चुकी है तो कुछ क्वेश्चंस हम साथ के साथ यहाँ पे NCERT के भी लेके आते हैं। इवन दो आपने देखा होगा जो डिफरेंट हमने साथ के साथ आपके दूसरे चैप्टर जो हम आपको करवा रहे हैं, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी हम एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करते जो आपके NCERT की बुक के अंदर से ना हो। वो सारे के सारे क्वेश्चन साथ के साथ लिए जाते हैं, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड बुक। वो आपके नेशनलाइज्ड बुक है, वो स्टैंडर्ड बुक है, वो बहुत ही रिनाउंड आपके जो प्रोफेसर्स हैं, पूरी टीम है, कम से कम 50-60 बंदों की पूरी टीम है जिनके द्वारा वो बुक लिखी जाती है और उसके अंदर रिफाइनमेंट लाई जाती है। तो वो बुक सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसके क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर भी आएंगे और आपको जो पढ़ा रहे होते हैं उसके दौरान भी वो क्वेश्चन आपके आने ही होते हैं, क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मूला ऑफ द हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 फॉस्फेट इज। अगर आप इसमें देखेंगे बेटा तो हेक्सा एक्वा मैंगनीज लिख रखा है आपका 2 मींस मैंगनीज इन +2 स्टेट। तो डिफरेंट जितने भी कंपाउंड है अगर आप उन सभी के अंदर +2 चार्ज लगा दें, जितने भी बेटा मैंगनीज हैं सभी के ऊपर लगा दें आप, देखो +2 हमने लगा दिया। उसके बाद फॉस्फेट है, फॉस्फेट के ऊपर बेटा आप सभी जानते हैं -3 चार्ज होता है, देखो -3 चार्ज होगा, देखो -3। तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक ब्रैकेट वाला पार्ट जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट कहते हैं, नॉन आयनाइजिंग, अदर वन इज द आयनाइजिंग पार्ट जो फॉस्फेट आयन जहां पे है। तो ओवरऑल यानी इनको हम न्यूट्रलाइज कैसे करें, तो फार्मूला बेटा हम कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका फार्मूला जब आप बनाते हैं तो फार्मूला बनाते वक्त बेटा एक ही चीज ध्यान रखनी है, देखो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज always equal to the total negative charge because the species is overall neutral। जो कंपाउंड है वो बेटा आपका ओवरऑल न्यूट्रल है, ये कोई आयनिक स्पीसी नहीं है। देखो ध्यान से देखें नाम, द फार्मूला ऑफ द हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 फॉस्फेट इज, देखो ऐसे आपने लिखा है यहाँ पे। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे यहाँ पे तो बड़े ध्यान से आप देखें कि आपका जो आंसर कहाँ पे बनता है, देखो 2 3 जा 6, देखो सी ऑप्शन में देखें 2 3 जा 6, और फॉस्फेट भी देखें PO4 का ट्वाइस लिख रखा है 2 3 जा 6, तो मींस -6 चार्ज, और इधर बोलो प्लस भी कितना है +6 चार्ज, और कहीं पर ऐसा नहीं है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है किसी भी केस में। देखिए डी ऑप्शन में देखें 2 1 जा 2 प्लस चार्ज 2 है, तो माइनस चार्ज बेटा कितना हो गया 9। बी ऑप्शन के अंदर देखें 2 3 जा 6, देखो आपके 6 हो गया और ये -3 ही रह गया बी ऑप्शन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन में देखें ये -3 और ये +2। एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में, ये तो हमने आपको बता दिया टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज के बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है बेटा, पेपर में आ जाए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो देखो हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 फॉस्फेट, तो आप क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा काम, देखो मैंगनीज है, देखो मैंने Mn लिखा ब्रैकेट वाला पार्ट, उसके अंदर बेटा हमें क्या लिखना है H2O बेटा कितने हैं, ये 6 है, ये भी बेटा हमने लिख दिए, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके फॉस्फेट है, देखो फॉस्फेट हमने ऐसे लिख दिया। आप पहले ऐसे लिख लें, जो चीज गिवन हो आप उसको इसी तरीके से आप लिख लेंगे, क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि ये टोटल स्पीसीज हैं कितनी कितनी। तो फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपने अभी देख ही लिया था, ऊपर मैंने आपको काम करके दिखा दिया था कि किस स्पीसी के ऊपर कितना चार्ज है। और ओवरऑल जो ये दो पार्ट हैं, देखो फर्स्ट पार्ट बेटा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमेशा बेटा कैसा होता है, नेगेटिव, और ये चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए। और फॉस्फेट के ऊपर देखो बेटा -3 चार्ज होगा,
Mn के ऊपर +2 है। वाटर एक्वा ये न्यूट्रल होता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसके अंदर आपका चार्ज इक्वलाइज कैसे करे दूसरे पार्ट से, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा चार्ज की। तो ये जो पूरा पॉजिटिव पार्ट है ये कितने हैं बेटा, यहाँ पे +2, इधर कितना -2, तो क्रॉस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, बेटा कितना आ जाएगा इधर, ये +6 और इधर बेटा कितना आ जाएगा -6, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बेटा आपकी क्या आ जाएगी, बिल्कुल ठीक बन जाएगी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ द टार्टेरिक एसिड इज। तो सबसे पहले हम बेटा टार्टेरिक एसिड की स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो 4 कार्बन, फर्स्ट कार्बन in the form of CH, the last carbon in the form of CH, बीच में आपने ये OH, देखो OH लगा दी, बची हुई वैलेंसी H से पूरी कर दें, तो ये टार्टेरिक एसिड की स्ट्रक्चर आपकी बन गई। इसके अंदर देखो ये आपका बेटा कायरल कार्बोनेटम है, देखो ये कायरल कार्बोनेटम आपके बन गए। तो कायरल कार्बोनेटम बेटा कितने हो गए इसके अंदर 2, तो 2 raised to the power n, तो इज इक्वल टू 2, कायरल कार्बोनेटम 2 है तो 2 raised to the power 2 एंड दैट इज द 4। तो टोटल बेटा कितने हो गए, 4 आपके बन गए। 4 होने का मतलब कौन सी ऑप्शन ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, 4 बनेंगे या 3 बनेंगे, जल्दी बताओ। इसके अंदर जल्दी से आप मेरे को ये बता दो कि टोटल आपके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इसमें 2 होंगे या 3। लेकिन एक चीज और आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि इसके अंदर आपका ये जो एक पेयर है, देखो ये तो आपका बेटा कैसा बन गया, दैट इज द मीसो कंपाउंड। ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज द मीसो कंपाउंड। ये बात कब होती है, जो कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिकल होता लेकिन दैट कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। तो दैट कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 raised to the power n माइनस में 1, माइनस में 1, तो माइनस में 1, तो आंसर बेटा कितना आ गया 3। सो 3 इज द आंसर। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये मीजो ये तो एक ही बनेगा। अब इसकी देखो दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा आप ऐसे कि एक साइड में OH रख दें और दूसरी साइड में बेटा क्या इसमें इधर OH रख दें। तो इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये आपका डीएल एक्टिव पेयर्स बनेंगे इसके, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म बन गई ना, 2 फॉर्म, और मीजो की एक फॉर्म बन गई, तो एक फॉर्म यहां से बन गई, 2 फॉर्म यहां से बन गई, तो 2 + 1 बेटा 3, जो हमने बताया था 2 raised to the power n के पूरे में से -1 कर दें, 2 2 जा 4 माइनस में 1, दैट इज द 3, दैट इज द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन द बॉन्ड एंगल्स अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे, तो बेटा देखते ही आपको पता चलता है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल अगर हम स्ट्रक्चर बना दे किसी की भी, देखो फॉर एग्जांपल PCl5 आप ले ले, देखो सेंट्रल एटम मान लीजिए फास्फोरस होता बेटा, एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, दीज आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, वन बॉन्ड अबव द प्लेन, वन बिलो द प्लेन, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड। देखो अगर हम इसी स्ट्रक्चर को बेटा लेके चलते, दैट इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिड। देखो ऐसे होता था, ऐसे पेंटागोनल होती है, उसमें बेटा आपको पेंटागोनल बनाना होता है, जैसे IF7। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, बीच में आयोडीन और आप यहाँ पे बेटा पेंटागन बना देंगे। देखो ये एक फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, ये फिफ्थ फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन बेटा कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे देखो अबोव द प्लेन एक बॉन्ड होगा, और एक बेटा बिलो द प्लेन होगा एक बॉन्ड, ये एक F यहाँ पे आ गया, और ये आपके बन गई पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन गई ना बेटा, देखो ये पेंटागन बन गया, ये बाइपिरामिड हो गए, 2 पिरामिड हो गए। तो ये जो एंगल है दैट इज ऑफ 72 डिग्री, बेटा कितने डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का हो गया। और जो ये बॉन्ड है ना विच इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन, देखो ये IF बॉन्ड, देखो ये वाला, और ये जो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन कोई भी ले लें, सो दैट एंगल दैट इज, देखो एग्जैक्ट ऐसे बेटा, देखो जैसे मैंने हैंड के ऊपर देखो ये पेन रखा है, तो मेरे हैंड के सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का हो गया ना, सो दैट एंगल दैट इज एग्जैक्टली अबव द प्लेन 90 डिग्री का हो गया। और इन दो के बीच देखिए, देखो यहाँ पे दैट इज ऑफ 180 डिग्री। देखो ये दोनों F जो एक एक्सियल है, अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन हो गया, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। सो द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। बेटा यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप ये जानते हैं इस HNO3 के अंदर अगर आप देखें, देखो HNO3 प्लस P2O3, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो नाइट्रोजन है दैट इज द ग्रुप 15 एलिमेंट। बेटा
बेटा यहाँ पे फास्फोरस इट इज ऑल्सो ए ग्रुप 15 एलिमेंट। नाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, आपस में इंटरचेंज होगा इनका, तो बेटा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा HPO3, फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस, द सिंपल रिएक्शन टेक्स प्लेस, प्लस इधर बेटा क्या बन जाएगा N2O5। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये भी बता रखा था कि ए कौन है, ए इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ क्या था बेटा फास्फोरस, सो इट इज एन ऑक्सो एसिड हो गया, बी इज एन ऑक्साइड, और देखो ये दोबारा से आप ऑक्साइड बन गया, तो दीज आर दी ए एंड बी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, which is not an intensive property, आपने पढ़ा है ना, extensive properties are those which depend upon the matter contained in it, और जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। विच इज नॉट द इंटेंसिव मींस हमें यहाँ पे जो जवाब देना है वो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमें एक्सटेंसिव के बारे में बताना है जो मैटर के ऊपर डिपेंड करे। जैसे बेटा फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो जो वाटर की डेंसिटी होती है 25 डिग्री सेल्सियस, इट ऑलवेज बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट। आपके पास चाहे 1 ml वाटर हो, 2 ml हो, 3 ml हो, पूरा कंटेनर हो वाटर का, देयर डेंसिटी विल रिमेन सेम। डेंसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर का देखें दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 ही होगा, चाहे आप एक गिलास वाटर को बॉयल कर दें तो भी 100 के ऊपर ही बॉयल होगा, चाहे आप कितनी भी अमाउंट क्यों ना ले लें, द बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन सेम। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट दैट रिमेन सेम, तो मींस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज ऑल आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाइल द वॉल्यूम, अगर आपने कोई कंटेनर है बेटा, देखो आपके पास मान लीजिए बेटा, देखो ये गिलास हमने ले लिया यहाँ पे, अगर आप इस गिलास के अंदर वाटर आपने डाल दिया तो इसका वॉल्यूम अलग होगा बेटा। और बेटा अगर आपने एक ये बड़ी बकेट ले ली, देखो इस टाइप से बड़ी बकेट है, इसमें आपने वाटर डाल दिया, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? नो, द वॉल्यूम विल बी डिफरेंट। तो मींस वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैटर के ऊपर, कितना मैटर है, तो सो द वॉल्यूम इज देन extensive property, so the answer is option number B. Next question, P4O6 react with water to give, P4O6 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? बेटा बड़े ध्यान से देख ले, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आपको ये कहें विच इज द एनहाइड्राइड, ये P4O6 किसका एनहाइड्राइड है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बेटा जब आप इसका जवाब देंगे तो देखो आपके सामने मैं लिख के दिखा देता हूँ, वैसे H3PO3 जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर हम इसमें से वाटर लॉस करें बेटा, तो वाटर लॉस करने से क्या बना, देखो H2 निकल गया तो H, ये PO और बेटा ये 2 रह गया, इसको 2 बार लिख दें आप, देखो ऐसे 2 बार, फिर से वाटर लॉस करें बेटा क्या बन गया वाटर लॉस, देखो H2 और एक ये O निकल गया, बेटा क्या बन गया P2O3 बन गया, और इसका अगर हम ट्वाइस ले दें बेटा क्या बन गया, दैट इज द P4O6। तो मींस ये तो हमने डिहाइड्रेशन की, अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर दे तो क्या होगा, वाटर ऐड करेंगे तो यही चीज हमारी बनेगी जो डिहाइड्रेशन से बनी, दैट इज द H3PO3। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हमारी ऑप्शन ए क्या है बेटा, करेक्ट है इसके लिए। अगर ऐसे ही आप किसी दूसरे की देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डी ऑप्शन लेके दिखाता हूँ, H3PO4, अगर आप इसमें से वाटर लॉस करते, डिहाइड्रेशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाता है, विच इज द डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ H3PO3, दैट इज द फास्फोरस एसिड, H3PO4 हियर इज द फास्फोरिक एसिड, तो बेटा इसमें क्या बनेगा, HPO3 बन गया। देखो ऐसे, इसको आप 2 बार लिखें क्योंकि वाटर लॉस आपको करवाना है। फिर से देखो वाटर लॉस आपने करवाया इसमें से, तो देखो ये H2 और O, बेटा क्या बना P2O5, जो P2O5 बना इसको अगर आप मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो क्या बना P4O10। तो अगर जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था P4O6 रिएक्ट विद वाटर टू गिव, तो H3PO3 इज द आंसर। अगर P4O10 होता वहां पे क्वेश्चन में कि P4O10 रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव, तो आप H3PO4 के ऊपर आप टिक करते। सो दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो आपको सिंपल बेटा हमने पहचान करवाया था कि मान लीजिए आपके पास देखो बेंजीन रिंग है, मैं आपको ये बताया था बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच है, जैसे ऑप्शन 1 ले लें, देखो एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये जो ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है जैसे कार्बन, उसके अंदर यहाँ पे आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो दैट इज अ -R इफेक्ट ग्रुप। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट मल्टीपल बॉन्ड इन दैट ग्रुप, सो इट इज अ -R इफेक्ट, ये -R इफेक्ट ग्रुप होता है। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन नंबर, देखो ये तो ए का हो गया, अगर हम बी को देखें तो बी के अंदर आप देखें ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर हमने R ग्रुप लगा दिए,
तो नाइट्रोजन के पास देखो बेटा लोन पेयर भी है यहाँ पे. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट लोन पेयर एंड द सिंगल बॉन्ड इन दैट ग्रुप, सो इट इज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप. ये आपका प्लस आर इफेक्ट ग्रुप होगा. सो दैट इज द बी ऑप्शन. तो which of the following group activate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction? Activating group are the plus R effect group. तो ये जो ग्रुप है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, दैट इज द राइट ऑप्शन. हम सी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो यहाँ पे. तो देखो हमने ये लिखा एन, एन के ऊपर बेटा क्या लगा दिया एच, और यहाँ पे क्या लगा दिया NH COCH3. देखो COCH3. तो लेकिन यहाँ पे आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे देखो इसके पास भी तो नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस टुवर्ड्स दैट कार्बोनिल ग्रुप, इधर इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इसकी वजह से ये जो ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट तो दिखाएगा, नो डाउट कि इट इज नॉट द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप. लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग मोस्ट, मोस्ट पूछा था, तो इसका प्लस आर इफेक्ट बेटा ज्यादा है. एनआर ग्रुप का जो बी पोजीशन है इसका भी प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन इसका प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो गया है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप. इसका भी प्लस आर है लेकिन कम है. हमने आंसर देना है, क्वेश्चन में पढ़े मोस्ट वर्ड लिख रखा था बेटा वहां पे. इसके बाद ऑप्शन नंबर देखो सी भी हमने देख ली. अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं. इसमें NO2 ग्रुप है. अगर आप NO2 ग्रुप को लगाएं यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन आ गई, ये डबल बॉन्ड. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन, सो दैट मस्ट बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ पे भी देखो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, सो दैट इज अ माइनस आर इफेक्ट ग्रुप. सो आवर बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, यानी इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. देखो ये तो सिंपल आपका लर्निंग वाला क्वेश्चन है. बेकेलाइट जो आपके स्विचेस के अंदर यूज करते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी जिसे आप कहते हैं. सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट. और इज द फिनोल. देखो ये फिनोल की आपकी स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया. सेकंड वन इज द फॉर्मेल्डिहाइड. देखो इस टाइप से HC डबल बॉन्ड OH. और देखो हमने ये पढ़ा भी है जिसका जो मैकेनिज्म है जो चलता है, किस टाइप से आप पढ़ते थे. देखो आपको थोड़ा याद दिला दें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ही था. दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आए और ये कार्बोनिल ग्रुप की तरफ दे दिए गए, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइट, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव एंड सो ऑन. तो इस टाइप से देखो इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये आपको ध्यान रहना जरूरी है कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज, ये नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, 2 बॉन्ड रिमेनिंग है यहाँ पे कि C, ये O नेगेटिव हो गया. देखो 2 H पहले से लगे ही हुए थे. वो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था, देखो ये जो स्पीसी है बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है यहाँ पे. जो मिथेनॉल था दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे CH बॉन्ड के देखो दोबारा शिफ्ट एंड सो ऑन. तो अब यहाँ पे जो बेटा स्पीसी बनी, देखो इस टाइप से, देखो ये OH, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, CH2O के आगे बेटा H लग जाएगा यहाँ पे. तो ऐसी ही स्पीसीज अगर मैनी बनती चली जाए, काफी सारी देखो ऐसे स्पीसी बनती चली जाए, देखो एंड सो ऑन, देखो CH2OH एंड सो ऑन. इसी टाइप से ऐसे ही पैरा पोजीशन के ऊपर भी तो बेटा अटैक हो सकता है इसका. देखो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो मैंने यहाँ पे दिखाई थी, देखो साथ ही साथ मैं दिखा दूं, इफ दीज इलेक्ट्रॉन फर्दर बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स द पैरा पोजीशन, देखो इस टाइप से, और पैरा के थ्रू अगर अटैक होता तो फिर हमारे देखो कैसी स्पीसी बनती. देखो सेम मैकेनिज्म. तो आप ये देखते कि यहाँ पे देखो मैं शो कर दूं बेटा ये OH, और ये देखो ये मैंने शो कर दिया बेटा कि पैरा के ऊपर देखो CH2H ग्रुप आ जाता. मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया इसको. सिमिलरली देखो यहाँ पे भी हमने ये डायरेक्ट दिखा दिया कि पैरा पोजीशन के ऊपर. अब देखो कंडेंसेशन होती है नेक्स्ट स्टेप के अंदर. कंडेंसेशन, देखो कंडेंसेशन, मेनी मोल्स गेट कंडेंस विद द लॉस ऑफ द NH2. देखो हमने लिख दिया. देखो होगा क्या, हर जगह बेटा ये H है ना, देखो इस टाइप से यहाँ पे H, यहाँ पे भी देखो पैरा के ऊपर देखो H बच गया, देखो H. तो नाउ द लॉस ऑफ, देखो यहाँ से बेटा ये वाटर लॉस, इसका OH, नेक्स्ट का H आएगा, इसका H तो इधर से OH आएगा, नेक्स्ट का इधर से H है तो बेटा ये OH, देखो ये H तो बेटा ये OH. तो इस टाइप से ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप बेकेलाइट कहते हैं. बेटा किसे कहते हैं, बेकेलाइट. दैट इज द बेकेलाइट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर. ये एक 3D पॉलीमर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन के अंदर आपका क्या चलेगा, आपकी कंजर्वेशन देखना है. देखो जो एटॉमिक मास है देखो इसका 50 है, देखो यहाँ पे इधर 50, हीलियम के अंदर 4 है तो +4 इज इक्वल टू, उधर भी सेम आंसर आना चाहिए. देखो ये न्यूट्रॉन निकला है तो 1 प्लस बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी. देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है 50 + 4 54. तो अगर आप इसको x माने तो आपका आंसर बेटा क्या निकल जाएगा यहाँ पे 54 मीन्स 54 इज इक्वल टू x + 1. तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू बेटा क्या आ जाएगी 53. 53 दो ऑप्शन के अंदर दिख रहा है या एक के अंदर, दो ऑप्शन ए और बी में. अब नीचे वाला पोर्शन देखते हैं. देखो ये 24 है बेटा, यहाँ पे देखो ये 24
हीलियम में 2 है तो +2 इज इक्वल टू, जो इक्वेशन मार्क है यहाँ पे हम y मान लेते हैं, प्लस में यहाँ पे 0 है तो y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, y इज इक्वल टू 26। तो मीन्स एटॉमिक, तो ये एक ऐसी स्पीसी है जहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास तो बेटा कितना है 53 और एटॉमिक नंबर कितना है 26। बताओ ये कौन है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। Which of the following gives white PPT with ammonical silver nitrate? देखो C2H6 इसका जनरल फार्मूला देखो CnH2n प्लस में 2 है, दैट इज एल्केन। इसका जनरल फार्मूला बेटा CnH2n माइनस में 2, दैट इज द एल्काइन। देखो ये एल्काइन है, तो ये बेटा क्या था आपका एल्केन है। C2H4 इसका जनरल फार्मूला बेटा CnH2n में फिट हो गया, सो दैट इज द एल्कीन। C3H8 देखे 3 2 जा 6 + 2, देखो इसका जनरल फार्मूला भी देखो CnH2n + 2 है। देखो n की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6 + 2 हो गया ना बेटा, ये भी एल्केन। जो रिएक्ट करते हैं आपके अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ और व्हाइट पीपीटी दे दे, दीज आर दी एल्काइन, वो टर्मिनल एल्काइन होनी चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं C और C के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड H, तो दोनों ही टर्मिनल यही है और इनके ऊपर है H, क्योंकि ये एसिडिक है। देखो एसिडिक है क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बेटा क्या है sp, मतलब इसमें 50% s कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और 2 बेटा क्या है पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा इधर, तो 1 1 2 तो sp इसलिए हाइब्रिडाइजेशन थी। तो ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, ये कार्बन बेटा कैसा है, दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा। और फिर बनेगा क्या, जैसे आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट बेटा आप ऐसे डालेंगे, देखो इसमें रिएक्शन चलेगी, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, देखो इस दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि एसिडिक नेचर की वजह से ऐसे यहाँ पे भी, तो बेटा यहाँ पे आएगा क्या Ag पॉजिटिव, सिल्वर नाइट्रेट में से Ag पॉजिटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव रहेगा, Ag पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है तो इट विल गिव द व्हाइट पीपीटी। यहाँ पे बेटा हमें व्हाइट पीपीटी मिल जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो 10th का बी आंसर है आपका एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकली बॉन्ड एंगल्स ऑफ द SF4 मॉलिक्यूल। बेटा आप यहाँ पे ये जानते हैं जो सल्फर है इट इज ए ग्रुप 16 एलिमेंट, 16 के आखिर में 6 मींस वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ध्यान रखें। वैलेंस शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर दी 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। क्लियर हो गया। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए देखो होगा क्या, ये सल्फर 4 बॉन्ड बनेंगे, देखो 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, यहाँ पे देखो एक लोन पेयर भी आ जाएगा क्योंकि SF4 है बेटा, तो SF4 के अंदर देखो 4 बॉन्ड तो बन चुके हैं फ्लोरीन के साथ, देखो 1, ये 2, ये 3 एंड 4, देखो इस टाइप से ये लोन पेयर की पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे इसको रिपल्शन कम से कम मिलेगी, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज द सीसा स्ट्रक्चर बेटा, सीसा स्ट्रक्चर बन गई। देखो इसकी, देखो एक तो ये पोर्शन देखो जैसे झूले पे बच्चे झूलते हैं ना सीसा, ये, और देखो ये ऊपर नीचे जाने वाला पोर्शन है, देखो एक बार ऊपर एक बच्चा इधर बैठा है, दूसरा बच्चा इधर बैठा है, सीसा स्ट्रक्चर। अब इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं दीज आर दी एंगल्स, 89 डिग्री का और अदर वन इज द 117 डिग्री के, 2 एंगल होंगे इसके। सो दैट इज द राइट आंसर इज 11 का ए होगा। सो दैट इज द SF4 मॉलिक्यूल। तो बेटा ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में इतनी। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे for a spontaneous process to takes place। देखो बेसिक डायरेक्ट आपको दिख रहा है, for the spontaneous process to takes place delta H must be negative, the delta S must be positive और you can say the greater than 0 और ये less than 0, और डेल्टा जो G होता है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखें तो डेल्टा S, पहली ऑप्शन देखो रॉन्ग हो गई, डेल्टा G ग्रेटर देन 0, नहीं ये तो नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा S, सो दैट इज द राइट ऑप्शन according to the thermodynamics। for any process to takes place, for a process to be spontaneous, spontaneous process कौन सी होती है, spontaneous process are those process which takes place, which either takes place itself, या तो जो अपने आप ही हो जाए, और by some initiation, और by some initiation जो आ जाए, जैसे दूध का दही में जमना, conversion of the milk into curd, क्योंकि मिल्क में आप शाम को एक खट्टा लगाते हैं, थोड़ा सा कर्ड या लस्सी आप डाल देते हैं, सुबह तक आप देखते हैं कि आपको दही कर्ड बनी हुई मिलती है। सो दैट इज द इनिशिएशन, आपने थोड़ी इनिशिएशन दी और आपकी
पूरी प्रोसेस चल पड़ी, या अपने आप चले, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर वो अपने आप चलती रहती है, आप हीट नहीं करते, नेचर से एनर्जी मिलती है और द प्रोसेस टेक्स प्लेस, सो दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो द प्रोसेस व्हिच ईदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ और रिक्वायर्ड सम इनिशिएशन कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे आपने देखा चाय का बनना, फॉर्मेशन ऑफ द टी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? आपने दूध लिया, उसमें आपने पत्ती डाली, उसके अंदर आप शुगर डाली, आपने नीचे गैस ऑन कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गैस ऑन कर दिया फिर बंद कर दो चाहे बनती चली जाएगी, नो, आपको कंटिन्यूअसली लगातार गैस को ऑन ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इनिशिएटर का मतलब होता है कि आपने एक बार गैस ऑन कर दो, एक बार गैस दिखा दो, फिर चाय बननी शुरू होगी बंद कर दो, फिर वो अपने आप बनती चली जाए, ऐसा नहीं है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द टी इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इस टाइप से आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल को याद रखते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर आप देखेंगे, आपने ये काफी प्रोसेस भी पढ़ी है, ब्रिज रिडक्शन भी आपने पढ़ी है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। आपने पढ़ा था ना बेटा, देखो जैसे डाइईन ले ले, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देखो दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। जब हम इसमें ब्रिज रिडक्शन करते हैं, जैसे आप मान लीजिए सोडियम ऑब्लिक में लिक्विड अमोनिया ले लेते थे, ब्रिज रिडक्शन होती थी आपकी, आपको ध्यान होगा ब्रिज रिडक्शन है, ऐसे नाम याद रखे तो याद रह जाती है कि इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, के रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। मेटेलिक लिथियम लिक्विड अमोनिया ले लें, ये सोडियम की जगह आप लिथियम भी ले सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन के अंदर है। तो इसमें होता क्या था, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएंगे, उनके डबल बॉन्ड के बीच में जो सिंगल है, नाउ दैट बिकम डबल। तो CH देखो इस टाइप से, देखो ये दैट इज अ ब्रिज रिडक्शन, ये ब्रिज रिडक्शन हो जाती है। चलती कैसे, इसका पूरा मैकेनिज्म हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, डाइईन्स वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पे कंप्लीट ब्रिज रिडक्शन का मैकेनिज्म हमने आपको समझा रखा है। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेटेलिक लिथियम और लिक्विड अमोनिया बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करते हैं ये, और बल्कि नेम भी मैंने आपको बता दिया, सोडियम के साथ आप करते हैं, दैट इज अ ब्रिज रिडक्शन। एस्प्रिन, ड्रग्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ड्रग्स आर दोज केमिकल विच मे और मे नॉट हैव द थेरेप्यूटिक एजेंट, उनका थेरेप्यूटिक एक्शन हो भी सकता है, इलाज का एक्शन हो भी सकता है या नहीं। ड्रग्स दो टाइप की होती है, दैट में बी द मेडिसिन और द पॉइजन। अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर हम उसको लेते हैं, दैट इज द मेडिसिन। और अगर हम डॉक्टर ने कहा कि 5 mg की टेबलेट आपको दिन में एक बार लेनी है, आपने 5 mg की 5 टेबलेट इकट्ठी ले ली, तो उससे कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो फिर वो पॉइजन का काम भी कर सकते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन के बारे में आपने पढ़ा भी है, इट इज ए वंडर ड्रग, इसी को वंडर ड्रग के नाम से भी पुकारा जाता है। और देखो आपने ये पढ़ा भी, इसकी प्रिपरेशन आपने पढ़ी है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर इसके अंदर हम एसिटाइलेशन कर दे बेटा, एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दें, AC2O का मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्रेट। देखो इस टाइप से ये एसिटिक एनहाइड्रेट की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एनहाइड्रेट ग्रुप है, ये एसिटो ग्रुप है इसमें, CH3CO एसिटो, सो इट इज कॉल्ड एज द एसिटिक एनहाइड्रेट। दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर लॉस करने से एसिटिक एनहाइड्रेट बनता है, सो इट इज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट आल्सो, और एसिटाइलेटिंग एजेंट भी है। तो जब ये रिएक्शन चली बेटा, यहाँ पे देखो ये लॉन पेयर, देखो ये H मैंने दिखा दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, और ऑक्सीजन ने अटैक कहाँ पे दिया, इस कार्बन के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, पहले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं, तो क्या हुआ ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, क्या जलेगा, एसिटाइल, देखो इस टाइप से ओ, और आगे बेटा कौन है, COCH3, देखो इस टाइप से, क्लियर हो गया। सो दैट इज द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज द एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट इज द एस्प्रिन। इट एक्ट एज एन एनाल्जेसिक, ये पेन किलर की तरह इसको यूज करते हैं, ब्लड के डायल्यूशन में भी इसको यूज करते हैं, तो इट इज एन एनाल्जेसिक, पेन किलर है। तो द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी पेन और called as the analgesics, पेन किलर्स आर called as the analgesics। वैसे एनाल्जेसिक आपकी दो टाइप की होती हैं, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। तो जो आपकी एस्प्रिन है, इट कम इन द कैटेगरी ऑफ द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन नार्कोटिक मींस इससे दैट इज नॉट द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। नार्कोटिक कौन होती है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, जिससे आदत बन जाए, जैसे मोरफिन, कोडीन, हीरोइन, जो लेने से दर्द भी दूर हो जाता है, मींस उससे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि दर्द है या नहीं, वो आपकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। एस्प्रिन इज ए नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अगर फर्दर ऐसे भी डिफरेंशिएट करके आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फिनोल रिएक्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू गिव द सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो बेटा ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, ये फिनोल है। अगर आप इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दें, इन बेसिक मीडियम डाल दें लाइक द QH या NH, टेम्परेचर 333 केल्विन आप ले लें, तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा बेटा, OH और यहाँ पे CHO,
सो दैट इज द रिमर-टीमन रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन होती है बेटा? आरटी रिएक्शन है, दैट इज द रिमर-टाइमन रिएक्शन। रिमर-टाइमन रिएक्शन है ये आपकी। क्लियर हो गया? तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? 15 का ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक नेम ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसका नाम क्या है? देखो इस कंपाउंड की, देखो ये जो पीएच है दैट इज द बेंजीन रिंग। बेटा देखो ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, आगे देखो CH2 और ये COOH। प्रिंसिपल चेन देखेंगे, सो दैट इज द प्रिंसिपल चेन। ये नंबर 1 देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो 2 के ऊपर ये जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, दैट इज द फिनाइल 1। ये फिनाइल ग्रुप है। 2 कार्बन है तो इथ हो गया। देखो बेटा इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो आपका ओइक एसिड लगा दिया। 2 पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, बेंजीन रिएक्ट विद द आयोडीन। बेटा हमने आपको बताया है ना कि जो बेंजीन है जब हम इसमें डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन करें, क्लोरीन की रिएक्शन करें विद द AlCl3 एनहाइड्रस, देखो हम ऐसा करते थे। ये रिएक्शन बड़ी इजीली हो जाती कि इसमें Cl है और ये जो AlCl3 है ये लुईस एसिड का बेटा देखो काम करता है, हमने पीछे भी आपको बताया था। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये विद इलेक्ट्रॉनिक Cl को ले लेता है और यहाँ पे क्लोरोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह देखो ये जनरेट होता है। इट विल अटैक ऑन, बोलो किसके ऊपर? ये बेंजीन रिंग की तरफ जाता है और इस टाइप से बेटा क्या बन जाता है आपका? क्लोरोबेंजीन। और साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकलता है? HCl, क्योंकि जिस भी कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा वहां पे एक H होगा तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है। तो इस टाइप से साइड प्रोडक्ट ये बन गया। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब बात आ गई आयोडीनेशन की बेटा। तो जब हम आयोडीनेशन करते हैं यहाँ पे, बिकॉज आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है देखो आयोडीन, तो इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो जिसकी वजह से क्या बनेगा यहाँ पे देखो, जो ये रिएक्शन चली यहाँ पे मान लीजिए बेटा आयोडीन हमने लगा दिया तो साइड प्रोडक्ट आपका क्या बना? HI। रिवर्सिबल है, दोबारा आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, हो सकता है इनमें रिएक्शन हो जाए, I2 निकल जाए, H दोबारा लग जाए, फिर से बेंजीन बन जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हायर यील्ड के अंदर बने तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा यहाँ पे डालते हैं। तो HI के 2 मोल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ये H2 और यहाँ से साइड प्रोडक्ट वाटर, तो क्या बनता है बेटा यहाँ पे? I2 बन जाता है। जो I2 बना ये फर्दर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया और जो रिएक्शन है अब ये रिवर्सिबल नहीं रहती। जो रिवर्सिबल का मैंने साइन लगाया था, नाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। तो विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच जनरली बीन यूज्ड हियर? दैट इज द कंसंट्रेटेड HNO3। वो कंसंट्रेटेड HNO3 हो सकता है, वो आपका HiO4 भी हो सकता है, पेराइडिक एसिड आप ले लेते हैं तो HNO3 इज द राइट ऑप्शन। तो 17 हमारा जो क्वेश्चन है इसकी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज रिएक्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट टू गिव ए डेरिवेटिव ऑफ। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है बेटा दैट इज ए वीक, ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान रखें, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ग्लूकोज होता है बेटा वो क्या करता है, आपने उसमें पढ़ा है, देखो पहला जो कार्बन होता है ना वहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है और रिमेनिंग जो थर्ड कार्बन उसी पे ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में OH है और सारे OH आपके राइट साइड में होते हैं। देखो फोर्थ कार्बन पे भी, फिफ्थ कार्बन के ऊपर भी, सिक्स्थ कार्बन के ऊपर भी, और बची हुई वैलेंसी आप किससे पूरी कर देते बेटा? H से। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये आपकी ग्लूकोज की यहाँ पे क्या बन गई? स्ट्रक्चर। तो जब हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालें, टॉलेंस रिएजेंट का मतलब होता है बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विच इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम डालते हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे करता क्या है? देखो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर क्या होता है? देयर इज ए वीक CH बॉन्ड है। देखो बॉन्ड तो और भी है CH, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ जो H प्रेजेंट है दैट इज ए वीक बॉन्ड, दैट इज द वीक CH बॉन्ड, जो कि कीटोन में नहीं होता। तो वीक जो बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे किस चीज के अंदर? CH ग्रुप के अंदर, COOH ग्रुप के अंदर। अमोनिकल है, बेसिक मीडियम है तो सोल्ट बन जाएगा। तो मींस बनेगा क्या? दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दैट इज द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे बेटा। क्या बनेंगे यहाँ पे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज? सबसे बड़ा साइज किसका है? तो बेटा इसमें सबसे बड़ा साइज अगर हमें देखना पड़ जाए तो आप ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है सारे, पहले ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेल्यूरियम है, फिर पोलोनियम है, दैट इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो बेटा सबसे बड़ा साइज किसका है?
टेल्यूरियम का है। और अगर हम सभी इनको आयनिक फॉर्म में ले लें, देखो आयनिक तो नेगेटिव चार्ज आने से तो वैसा साइज होता है, सभी के ऊपर इक्वल चार्ज है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, the size increases because the number of shell increases, the number of the shell increases, so the screening effect dominate over the effective nuclear charge। तो size increase होने का बेटा रीजन क्या होता है? there are the two factor on which the increase or the decrease of the size depends, that is one is the effective nuclear charge and other one is the screening effect। ये बेटा ये दो चीज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, साइज का घटना या बढ़ना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन दिस टू फैक्टर। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ जो इंटरवेनिंग शेल्स है उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे बेटा आप जानते हो ऑक्सीजन है, देखो 1s2 2s2 2p4 है बेटा, ये क्लियर हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछे सल्फर का लिखें तो सल्फर का आप कैसे लिखेंगे? सिर्फ एक शेल बढ़ा दें तो बेटा क्या बन जाएगा? 3s2 3p4। आपसे कोई पूछे डायरेक्ट सेलेनियम की कॉन्केशन लिख दे तो आप क्या लिखेंगे? इसी टाइप से एक नंबर और बढ़ा दें 4s2 4p4। कोई आपको कहे टेल्यूरियम की लिख दें तो आप क्या कहेंगे? एक नंबर और बढ़ा दें, दैट इज द 5s2 5p4, दैट इज द वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन। तो फिर होगा क्या? जो ये डाउन द ग्रुप गए, आपने देखा ना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, तो मींस जो ये वैलेंस शेल है, देखो वैलेंस शेल, और यहाँ पे न्यूक्लियस है बेटा, जैसे टेल्यूरियम का न्यूक्लियस, तो ये जो बीच का पार्ट है ना, यहाँ पे देखो जितनी भी ये देखो शेल है, दीज आर द इंटरवेनिंग शेल विच एक्ट एज ए स्क्रीन, जो यहाँ पे बेटा स्क्रीन का काम करती है, दे एक्ट एज द बेटा किस चीज का काम करती है? स्क्रीन। मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट इट डोमिनेट्स ओवर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मींस द स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम ग्रेटर देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो द अट्रैक्शन बिटवीन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो ये वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप गए, आपकी नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल्स की संख्या बढ़ गई, तो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, एंड इट डोमिनेट्स ओवर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर जो न्यूक्लियस है, इसके बीच की जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती चली जाती है, इसलिए साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसलिए सबसे बड़ा साइज बेटा किसका होगा? जो सबसे लास्ट में, वो कौन हो गया अमंग दीज ऑप्शन? दैट इज द टेल्यूरियम -2, टेल्यूरियम -2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है, अगर कोई आपसे पूछे तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 रेज़ टू द पावर -2 है इसकी पीएच। वैसे तो बेटा देखो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना कि पीएच हमें बतानी है इसकी, किसकी पीएच बतानी है? 10 की पावर -2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसकी पीएच बताएं क्या होगी। तो एक बड़ी बेसिक सी चीज जो आपके दिमाग में यहाँ पे आ रही होगी वो ये कि आप ऐसा तो कर नहीं सकते, देखो जो आप अक्सर करते हैं, देखो आप ऐसा कहेंगे सर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ द H पॉजिटिव आयन होता है, देखो इस टाइप से ध्यान से देखना जो मैं आपको कह रहा हूँ। और आपके यहाँ पे है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप देखते चले जाना, ये डिसोसिएट हो गया, कैल्शियम 2 प्लस में 2 OH नेगेटिव आयन, क्लियर हो गया। तो इसमें OH नेगेटिव आयन आपके आ गए। तब उसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम यहाँ पे OH pH नहीं बेटा POH निकालेंगे, POH। और है कितने? देखो 10 की पावर -2। तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखो जब ये टूटे ही नहीं थे, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन। Final concentration means after their dissociation, that is called as a final concentration. That is the strong electrolyte, calcium hydroxide strong base है, तो ये completely टूट गया, ये तो 0 हो गए। तो ये कितने बन गए? 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे बेटा कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट 10 की पावर -2। देखो इस टाइप से, क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपके ये आयंस हो गए, तो पीओएच बेटा कितनी आ जाएगी आपकी? पीएच POH is equal to minus log of OH negative ion, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे? माइनस लॉग ऑफ, अब ये वैल्यू पुट कर दे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस में माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -2। आप देखते चले जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद माइनस लॉग ऑफ 2 का मतलब लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस ये पहले आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 log 10 1 होता है, तो ये 2 आ गया। तो 2 में से आप इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? तो 2.000 और इसमें से क्या कर दें 0.3010, तो कितना आ गया? 0, ये 9, ये 9, ये 6, ये 1, तो इतना आ गया बेटा 1.6990।
सो दैट इज द POH। बेटा क्या आ गया? दैट इज द POH। क्लियर हो गया? जब POH है तो pH कितनी आ जाएगी इसकी? ना द pH प्लस में POH, देखो जो हम जानते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 14 एट द 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH कितनी आ जाएगी? pH इज इक्वल टू 14 माइनस में pH मींस 1.6990। तो जब 14 में से जब माइनस करेंगे 14 में से 1.6990 को, तो देखो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 0। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 12.3 आ जाता है बेटा आपका आंसर। क्या आ जाता है? 12.3। आगे बात समझ में? तो 12.3 की राइट ऑप्शन क्या है? तो 20 का जो एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बेटा बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट, देखो इथ है तो 2 कार्बन है, एक कार्बन, सेकंड वेट है तो मींस एस्टर है, और आगे मिथाइल है तो देखो हमने मिथाइल लगा दिया, बची वैलेंसी पूरी कर देंगे। सो दैट इज द मिथाइल इथेनोएट। और फिर हमने क्या करनी है बेटा? इसकी रिडक्शन LiAlH4 के साथ। The total number of the organic products obtained by the reduction of the methyl ethanoate using the LiAlH4। तो कितने आपके प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे? तो ये आपका, इसका हमें आंसर लिखना है। तो क्या क्या चीजें इसमें बेटा बन सकती हैं? तो जब भी हम इसकी रिडक्शन करेंगे ना बेटा, रिडक्शन, तो रिडक्शन करने से 2 ही चीजें बन सकती हैं। देखो बड़े ध्यान से, देखो ये हमने रिडक्शन कर दी, यहाँ पे रिडक्शन, तो बेटा यहाँ पे H लगा दो। यहाँ पे रिडक्शन किया देखो ऐसे, तो यहाँ पे भी H, देखो ये बॉन्ड टूटा तो इधर भी H, देखो इस बॉन्ड के टूटने से C डबल बॉन्ड और टूटा तो ऊपर नीचे OH। तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन गए? देखो ये CH3, देखो ये C था ना, ये डबल बॉन्ड, O था सिंगल हो गया, तो O के ऊपर भी H, इधर भी H। CO बॉन्ड टूटा था, देखो CH3, ये O, इस O के पास H, इसके पास H। सो दीज आर द 2 प्रोडक्ट, वन इज द मिथेनॉल, अदर वन इज द इथेनॉल। तो कितने प्रोडक्ट बन गए? 2 प्रोडक्ट बन गए। तो 21 की ऑप्शन क्या आ गई? ए इज द राइट ऑप्शन। वन इज द मिथेनॉल, अदर वन इज द इथेनॉल। कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहते हैं बेटा। कैलेमाइन बोलो क्या होता है? दैट इज द जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो इसमें बेटा कौन सा किसका और है? ये जिंक का और है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। फॉर एन आइडियल गैस, जो भी आपकी आइडियल गैस होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आइडियल गैस। इनमें से जो डिफरेंट ऑप्शन बेटा आप सभी ये जानते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी with a change in the volume at the constant temperature for an ideal gas। जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता with a change in volume, अगर वॉल्यूम चेंज करें at a constant temperature, because there is no force of attraction which are operating in between the molecules, there is no work done during the change in volume, and hence there is no change in the internal energy। no change in the internal energy because internal energy is the function of the temperature only। टेम्परेचर को चेंज करते हैं तभी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। अगर हमने टेम्परेचर को रख दिया कांस्टेंट तो मींस आपका राइट जो आंसर है, राइट जो आपकी ऑप्शन बनेगी बेटा, वो राइट ऑप्शन आपकी क्या बनेगी? 23 का बेटा आपकी राइट ऑप्शन होगी सी। मींस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विद द चेंज इन वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो क्या क्या है? इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है हमें। इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट मैचिंग अमंग द फॉलोइंग इज, देखो वैसे तो क्लियर दिख गया ऑप्शन नंबर 1 से। देखो वाटर, इसकी वी शेप होती है बेटा, या पेंट शेप होती है। आपने देखा है कि ऑक्सीजन, देखो ये H ग्रुप 16 का एलिमेंट है ये ऑक्सीजन, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो एक 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो these 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर, दैट इज द बेंड शेप और द वी शेप। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द रॉन्ग, वो आपकी रॉन्ग है यहाँ पे। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। जबकि SO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं तो S, एक ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड, दूसरी ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड, क्योंकि ग्रुप 16 का है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर। सो दैट इज द वी शेप। इसकी भी बेटा वी शेप है, बेंड शेप है, लोन पेयर है यहाँ पे। तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है इनकी, their structure is not the linear one। so इसलिए हमने क्या कहा? H2O और SO2 both are bent in shape। तो इनकरेक्ट मैचिंग आपकी किसकी है? जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है। आगे बेटा बात समझ में इतनी, और जितनी भी आपकी और जो मैचिंग है वो सारी आपकी करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 भी, 3rd भी, 4th भी, ऑल आर करेक्ट। इनकी इन डिटेल अगर आपको देखनी हो बेटा तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग
कि जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं, वहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, वहां पे डिफरेंट जितने भी कंपाउंड है इन सभी की जो स्ट्रक्चर है वो वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखी है। तो हमने ये आपको बता दिया यहाँ पे। तो इन करेक्ट ऑप्शन क्या था आपकी, ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम 25 पे चलते हैं। प्रोटीन्स क्या है, आपने पढ़ा है अमीनो एसिड के बारे में। देखो बेटा, जिसमें एक कार्बन होगा, एक सी टर्मिनल होता है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, देखो इस टाइप से, एक एन टर्मिनल विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर द बेसिक फैक्ट। एक आर ग्रुप होता है, एक आपका एच होता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड बेटा, ये एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है, विच इज द मोनोमेरिक यूनिट इन द प्रोटीन्स। अब ध्यान से देखें दूसरी स्ट्रक्चर फिर से हमने देखो इसी टाइप से बना दी, ये NH2, देखो ये R, ये H, ये C टर्मिनल हमने दोबारा से बना दिया, एंड सो ऑन। इट इज ए नेचुरल पॉलीमर, देखो यहाँ से OH और इसका बेटा क्या निकलेगा, एक H, देखो वाटर लॉस, ऐसे इसका OH अगले का H आएगा, यहाँ से आपका क्या आएगा बेटा, इसका H अगले का OH आएगा। तो ओवरऑल बेटा स्ट्रक्चर क्या बनी, देखो अगर आप देखें, देखो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, वाटर मोलिक्यूल लॉस हुए, तो इसमें क्या बचा, NH, देखो ये आगे किसी से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, ये C, ये R, ये H, तो ये CO है, और इधर से बेटा ये नया बॉन्ड बन जाएगा, तो कोई दैट इज द न्यू बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन गया किसके साथ, NH के साथ, दैट इज द न्यू बॉन्ड। और बची हुई जो पार्ट है उसको आप ऊपर से देख के सच लिखते चले जाएंगे, और ऐसे ये नया बॉन्ड आगे बन जाएगा। सो दैट बॉन्ड, देखो ये CONH, दैट बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें एमाइड लिंकेज होती है। सो दीज कंपाउंड कॉल्ड एज द, बोलो क्या, पोलीएमाइड, आप इन्हें पोलीएमाइड्स भी कहते हैं क्योंकि एमाइड बॉन्ड है। बोलो कैसा बॉन्ड है, आपने पढ़ा है ना, देखो C कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, COOH, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम OH हटा दें और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देते हैं, सो दीज आर दी एमाइड, एमाइड ग्रुप होता है, एसिड अमाइड्स होते हैं। तो ये CONH2 की वजह से CONH सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, तो मींस एमाइड है, तो ऐसे ही काफी सारे एमाइड बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर, एमाइड लिंकेज होती है, इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा, प्रोटीन्स के अंदर दैट एमाइड लिंकेज इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट, नेम द लिंकेज व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स, तो आप कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और द एमाइड लिंकेज। आपसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी पूछ लेते हैं, तो आप उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर कौन से बॉन्ड बनते हैं बेटा, बताइए शाबाश, कौन से बॉन्ड होते हैं, उनका एक स्पेशल नाम भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो आप पढ़ते हैं। उसके अंदर आपने देखा होगा ना कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज मिल गया, OH के बीच बॉन्ड बन गया, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है वहां पे, उसका एक स्पेशल नाम बताएं, चलो सोच के आप बता देना। यानी कहने का मतलब जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उन सभी के अंदर जो भी बॉन्ड है उन सभी बॉन्डों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे लिपिड के अंदर एस्टेरिक बॉन्ड होते हैं। क्लियर हो गया बेटा, तो ये सारे बॉन्ड आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीजियम क्लोराइड। सीजियम, ये तो बेटा आपको याद रखना होता है, सीजियम क्लोराइड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज द 8:8, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होता है, दैट इज द 8:8, 6:6 बेटा किस में होता था, दैट इज इन द NaCl। जिंक क्लोराइड में बेटा क्या होता था, दैट इज द 4:4। फिर आपने और दो कंपाउंड और भी पढ़ रखे, वो भी बता दे, एक Na2O था, एक बेटा CF2 था। आपके कैसे याद रखते थे, इसमें 2 पहले है तो 4 लिख दो, 8 आंसर आना चाहिए। ये Na2O1 है, देखो तो 1 तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होता है Na2O का 4:8। CF2 में अगर इसी टाइप से देखो CA1 है तो पहले 8 लिख दो, बाद में 4, 8:4, क्योंकि कई बार हम बेटा ये भूल जाते हैं कि किसका 4:8 था, किसका 8:4, तो ऐसे आप याद रखते हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी बेटा। 27, परमैंगनेट आयन चेंजेस टू इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखो इन डिटेल हमने बेटा आपको कई बार बताया है कि जो KMnO4 है ना, इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ऑल द 3 मीडिया, बट इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। होता क्या है, जो KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम इट गेट कन्वर्टेड इनटू द MnSO4, इन बेसिक मीडियम इट गेट कन्वर्टेड इनटू द MnO2, sorry, in neutral medium, in basic medium it get converted into the potassium manganate K2MnO4। तो ये तो बेटा हमने कब बताया, इन द बेसिक मीडियम, ये हमने कब बताया, इन द एसिडिक मीडियम, और ये हमने कब बताया बेटा आपको, इन द न्यूट्रल मीडियम। ये आप ध्यान रखना। एक कंपाउंड के बारे में और लिख देते बेटा साथ में, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और एसिडिक मीडियम में Cr2SO4 का थ्राइस क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज ए ग्रीन कलर कंपाउंड। ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान भी आपको समझा चुके होते हैं।
क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद देखो मेन चीज ध्यान रखने की ये है, जो KMnO4 है इसमें जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो बेटा कैसे निकालते हैं। Mn को आप X मानते हैं, पोटाशियम देखो +1, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज 8 तो +7 चार्ज आ गया बेटा यहाँ पे Mn का। MnSO4 में इसी टाइप से देखेंगे तो X - 2 = 0 तो 2, तो Mn के ऊपर +2 चार्ज है बेटा। MnO2 में देखेंगे तो X - 4 = 0 तो 4 है बेटा इसके ऊपर चार्ज Mn के ऊपर। इसमें आप देखेंगे तो बेटा देखो 2x Mn के और ये +2 पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, -8 = 0 तो बेटा ये +6 आ गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें एसिडिक मीडियम में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5। ध्यान दें द चेंज इन, देखो मैं इसको बेटा मैं नीचे लिख देता हूँ अलग से, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन एसिडिक मीडियम अगर आप देखें दैट इज 5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज देखो +7, ये +4 में तो दैट इज 3, अगर बेसिक में देखें दैट इज 1। तो अब ये बताएं परमैग्नेट आयन चेंजेस इन व्हाट इन एसिडिक मीडियम, तो 27 जो आपका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज अ बी ऑप्शन। ये आप समझ गए, देखो +2 में था, लेकिन साथ के साथ मैंने और चीजें और भी बता दी आपको। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो 5 3 1 एसिडिक में 5। तो अगर आपसे बेटा एक चीज और पूछ लेते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द KMnO4 इन डिफरेंट मीडिया। इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मोलर मास डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, m/5 होगा एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में m/3 और आपका बेसिक मीडियम में होगा m/1। ये आप ध्यान रखें। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखते देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे यहाँ पे तो देखो ये 2x माइनस में 14 प्लस में 2 = 0 तो x = बेटा कितना आ गया, दैट इज +6 आ गया बेटा यहाँ पे। इसमें अगर आप देखेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2x माइनस में 6 = 0 तो x बेटा कितना आ गया, +3, तो +3 बेटा यहाँ पे। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, change in oxidation number that is 3, but what is the total change in oxidation number, total change in oxidation number is 3 multiplied by reactant में देखे क्रोमियम कितने, these are 2 in number, तो 2 से मल्टीप्लाई किया that is a 6। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे what is the total change in oxidation number, our answer will be 6। now what is the equivalent weight, now what is the equivalent weight of the potassium dichromate, तो मोलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, टोटल चेंज ध्यान रखना दैट इज द 6। फिर आप बेटा ये कहेंगे KMnO4 में टोटल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वही टोटल है। क्यों, क्योंकि KMnO4 में देखें Mn कितने, दीज आर ओनली 1, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो 5 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 3 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 ही आएगा। तो मींस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम है आपके KMnO4 के अंदर, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऐसा नहीं था। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27, तो राइट ऑप्शन इज बी। और साथ के साथ और क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए जो आपसे पूछे जा सकते एग्जाम के अंदर, तो बेटा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। तो देखो आपकी ए ऑप्शन कब करेक्ट होती, बेसिक मीडियम में, डी ऑप्शन कब करेक्ट होती, न्यूट्रल मीडियम के अंदर। तो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन है। इंडिगो, इंडिगो इज ए डाई बेटा, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डाई, आपके एग्जाम में आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर भी है डाइस का, तो 28 है उसका, देखो सीधा आप लिखेंगे इट इज एन ऑर्गेनिक डाई, ये एक ऑर्गेनिक डाई है। नेक्स्ट सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, देखो आपने पढ़ा भी एक प्रोसेस जिसे इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ क्या कहते हैं बेटा आप उसे, शुगर, जिसमें पीपीएल की तरफ कंपाउंड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ग्लूकोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वी गोट द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर है प्लेन पोलराइज्ड का वो चेंज हो जाता है। सुक्रोज पीपीएल को अलग डायरेक्शन में रोटेट करती है, और जो मिक्सचर बना ये 1:1 रेशियो में मिलता है बेटा, 1:1 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1:1, और इसे आप इन्वर्ट शुगर कहते हैं। That 1:1 mixture of glucose and fructose which is obtained after the hydrolysis of the sucrose in the acidic medium, that mixture is called as the invert sugar, and process is called as the inversion of the sugar, उसे आप inversion of sugar कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, that is the question number 29। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये आपके क्या नाम है, डिफरेंट ऑप्शन दे रखी है, तो आपको ये देखना है कि कैटलिस्ट कौन हो इसमें। देखो आपने पढ़ा है जैसे एल्कीन है, एल्कीन कैसी रिएक्शन दिखाती है बेटा, जितनी भी एल्कीन हो, ऑल एल्कीन्स शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चलनी होती है बेटा। यहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्शन है तो क्या डालें आप इसमें, डालेंगे बेटा डाइल्यूट H2SO4, तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन चलेगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर होगा क्या बेटा, देखो इस स्टेप से ये H पॉजिटिव है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो CH2 की तरफ जाएंगे ताकि पिछले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। देखो इस टाइप से CH3 का ट्वाइस,
CH सिंगल बॉन्ड CH, देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड होके बेटा क्या बन गया यहाँ पे, ये CH3 बन गया। तो दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन। देखो बेटा ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे। अभी बेटा बात समझ में। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में इसको देखो इधर करते तो पिछला जो CH2 वाला कार्बन है देखो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता तो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता। अब जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करेगा दैट इज द डाइल्यूट H2SO4। क्लियर हो गया। तो सिर्फ इतना ही पूछ रखा था कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कौन करेगा। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्लियर हो गया। क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है बेटा, बताएं शाबाश जल्दी से। हाँ इसके आगे भी आपकी रिएक्शन चल सकती है। वो रिएक्शन बेटा कैसे चलेगी आप जल्दी से बताएं। देखो वो रिएक्शन आगे कुछ ऐसे चलेगी, बड़े ध्यान से देखना। इसको फर्दर अगर मैं थोड़ा सा और खोल के दिखा दूं आपको, देखो ये ध्यान देना। देखो इसको मैं थोड़ा और ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ। ये CH और इधर बेटा दो कौन लगे हुए थे इसके ऊपर, CH3 ग्रुप। देखो इस टाइप से बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, इससे भी ज्यादा कोई हो सकता है क्योंकि इससे अगला जो कार्बन है वहां से अगर हम H शिफ्ट कर दें तो, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है बेटा, देखो ध्यान दो, दैट इज द टर्शरी कार्बन एटम। अगर इसके ऊपर किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कैसे, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड शिफ्ट। H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो इस टाइप से CH3, देखो ये C, ये CH3 बेटा, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो C, ये H था, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके देखो H आ गया यहाँ पे, ये नया बॉन्ड बन गया, और बेटा ये CH3 है। सो दैट इज द टर्शरी कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन बेटा बन गया ये, दैट इज द टर्शरी कार्बोकेटायन। जो टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया है, अब अल्कोहल इस पे अटैक करेगा। देखो बेटा जो दे रखा था CH3 CH2OH, इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा देखो दो लोन पेयर हैं, ये किस पे देगा बेटा, यहाँ पे इसको, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से H से ले लेगा। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो CH3 CH3, देखो दो डॉट से नया बॉन्ड बेटा किसके साथ बना, O के साथ। O के ऊपर कौन है ये, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और आगे बेटा कौन था ये, देखो ये CH2 इकट्ठा करके लिख दिया हमने, और ये CH3। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम में हो सकता है प्रोडक्ट भी आपसे पूछ ले, इसलिए प्रोडक्ट भी आपको बता दिया। इसमें दो बार कन्वर्जन हुआ। देखो सबसे पहले आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, ये ध्यान रखना कि देखो ये वाला अटैक आपको नहीं दिखाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको यही बताना था खैर कि कौन कैटलिस्ट का काम करेगा। सो दैट इज द एसिड व्हिच इज द कैटलिस्ट, और दैट इज द डाइल्यूट H2SO4। Now the question number 31, cis 2-butene and the trans 2-butene आपको दिख रहा है। देखो दोनों की अगर हम स्ट्रक्चर बना दें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और देखो ये CH3 और देखो ये CH3 हो गए ना, तो दैट इज द cis 2-butene। देखो नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, तो 2 3 के बीच डबल बॉन्ड 2 कहेंगे तो cis 2-butene। अगर हम इसकी ट्रांस की स्ट्रक्चर बनाए देखो इस टाइप से, दैट इज द ट्रांस butene। देखो बट आर these आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सिस फॉर्म है और दूसरी बेटा क्या है, ट्रांस है। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, देखो बेटा जो आपके डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट में भी द कॉन्फिगरेशनल, दैट में भी द कन्फॉर्मेशनल हो जाते हैं। लेकिन जो कॉन्फिगरेशनल कौन होते हैं, कॉन्फिगरेशनल होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर, दैट में भी द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। तो कॉन्फिगरेशन में बेटा कौन सी दो चीज आ जाती है, दैट में द ऑप्टिकल, और अदर वन इज द ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर आपके सिस ट्रांस बन जाते हैं, और इसके अंदर डेक्स्टोर लीवियो रोटेटरी आपकी फॉर्म बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा 32 के अंदर। देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, सबसे पहले हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। रिएक्शन HCl के साथ है, मीडियम एसिडिक है जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने का। तो इसमें होगा क्या, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव। तो CN अटैक किस पे करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्डिहाइड के टर्म में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती है। तो CH3 ये O नेगेटिव के पास बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव। देखो ये जो काउंटर आयन था दूसरा, यहाँ पे क्या लग गया, दैट इज द CN, और यहाँ पे पहले से क्या है H। अब जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा इन एसिडिक मीडियम, तो जो ये CN ग्रुप है, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे CN ग्रुप की, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप।
देखो ये H, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देयर इज ए कायरल कार्बन एटम। तो जब कायरल कार्बन एटम होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इसके अंदर आपके एनेंशियोमर्स बनेंगे। इसकी मिरर इमेज भी बन सकती है दूसरी, देखो इसी की मिरर इमेज देखो दूसरा आप बना सकते हैं। मीन्स आपका आंसर क्या हुआ, क्या मिला हमें बेटा, ये हाइड्रोक्सी एसिड मिले हमें बेटा, क्या मिले, हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर हो गया। और किस रेशियो में बनेंगे एनेंशियोमर, तो बने 1:1 रेशियो में बनेगा, क्योंकि इनमें से एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा बेटा क्या होगा, दैट विल बी द लिवियो रोटेटरी। सो द आवर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सी होगी अपनी, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके बेटा, थैंक यू। अभी हमारा जो पार्ट चला हुआ है इसके, अभी हमने क्वेश्चन 32 क्वेश्चन ही देखे हैं, अभी 28 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग 28 क्वेश्चन है इसके हम देखेंगे। तो ये टोटल मैंने 60 क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे आपके लिए, तो इनमें से 32 हम कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें रिमेनिंग 22 आएंगे आपके। ओके बेटा, थैंक यू।